हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एटम्स क्लास 12 फिजिक्स। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल, जहां आपसे पूछा हुआ है यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है और इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जाहिर सी बात है इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मौजूद है स्टेशनरी स्टेट में, उस दौरान इसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो आपको कैलकुलेट करनी है। और ये फॉरेन सेट का 2014 में पूछा हुआ सवाल है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो बहुत तरीके के फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। अब हम फोर्स की बात तो फिलहाल बाद में करेंगे, इसलिए क्योंकि फिलहाल ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी स्टेट में है, राइट। ओके, अब आपको करना क्या है, जब आप बोर्स की थ्योरी को अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया था कि जो MVR होता है, MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो इक्वल होता है NH अपॉन में 2 के, राइट। अब हम कर ये क्यों रहे हैं, बिकॉज इसकी मदद से ना हम निकालने वाले MV² और फिर वहां से हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और फिर हम पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे। तो शुरुआत हमको यहीं से करनी है, राइट। तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 ये बात सबको पता है, राइट। अब यहां से ना आप एक चीज नोटिस करना, मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आप इस स्टेप को यहीं पे एज इट इज छोड़ दो, राइट। अब अगले स्टेप पे आओ, जो ये वाला फोर्स है ना, यानी कि ये जो स्टेप है इसमें हमने फोर्सेस अप्लाई किया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है तो मल्टीपल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पहला ये एक्सपीरियंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होता है mv² डिवाइडेड बाई r। अब सेम टाइम में ये यहाँ से यानी न्यूक्लियस से इस पे लगेगा कूलम फोर्स, वो होता है 1/4πε0 e² डिवाइडेड बाई r², राइट। ये बात आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को कंपेयर कराएंगे, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो होते हैं ये दोनों अप्लाई करे जाते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर आप r निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले समझो, इस r से ना ये r कट जाएगा, अकेला ये r बचेगा। इस r को इस तरफ ट्रांसफर कर दो और ये सारी वैल्यूज नीचे ट्रांसफर कर दो। यही हुआ है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखना आगे कैसे सॉल्व होगा ये। अगर आप नोटिस करो, जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे एज इट इज कंटिन्यू हुआ है, बस यहाँ पे मैंने Z लगा दिया बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कौन सा एटम है। अगर हाइड्रोजन है तो आप Z की वैल्यू 1 पुट कर लेना, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को देखेंगे तो इसके इक्वल दिखेगा, क्योंकि देखो Z आने के बाद e² तो अपनी जगह पे एज इट इज है, बाकी 4πε0 m भी अपनी जगह है। मगर जैसे मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ v² की, हमने कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, अगर आप यहाँ से v की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो क्या दिखेगा आपको, v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 और mr इसके नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे mr और मैं यहीं पे mr लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m इंटू में r, राइट। अब इस mr को जब आप नीचे ले आओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल v। ओके, तो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 mr। ये जो v है ना, इसकी जगह आप यही पुट कर रहे हो NH अपॉन 2 mr और उसका फिर स्क्वायर हो गया, क्योंकि v का यहाँ पे स्क्वायर था। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रेडियस के फॉर्मूले को यहाँ पे किस तरीके से हमने डिपिक्ट किया है। ओके, अब जब आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरे को सॉल्व करोगे, यानी स्क्वायर वगैरह सॉल्व कर लोगे आप अच्छे से। उसके बाद आपके पास रेडियस की वैल्यू निकल के आएगी ε0 n² h² डिवाइडेड बाई πme का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आपको ये वाली वैल्यू देगी। ओके, अब इस रेडियस को ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करने वाले हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, खास करके जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है या फिर बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि जो भी कूलम फोर्स होता है उसको आप रेडियस से डिवाइड कर लो। यस, जो भी कूलम फोर्स है उसको आप रेडियस से डिवाइड कर लो। तो हमारा कूलम फोर्स होता है 1/4πε0 e² डिवाइडेड बाई r², यानी रेडियस से डिवाइड किया, एक r कट गया। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इस R में ना ये वाली वैल्यू उठा के आपको पुट कर देनी है, राइट, जो R आपने निकाला था। उसके बाद आपका जो एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब काइनेटिक की बात करते हैं। काइनेटिक होता है हाफ mv², राइट। हाफ m अपनी जगह है। याद करो मैंने v क्या निकाल के सिखाया था आपको, v निकाल के बताया था आपको NH अपॉन में 2 mr। तो यहाँ पे भी वही चीज हम करने वाले हैं, इस v² की जगह NH अपॉन 2 mr लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व होकर ये चीज आ जाएगी। देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेके इसे सॉल्व कर रहे होगे, तभी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, पोटेंशियल निकाल लिया, काइनेटिक निकाल लिया। ओके, अच्छा, काइनेटिक को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला वर्जन निकल के आएगा इसका, राइट। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, आपने यहाँ पे काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड कर दोगे, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको, आई होप आपको ये विजुअलाइज होगा, तो जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा -me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास टोटल एनर्जी में निकल के आएगी।
क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हमसे पूछा हुआ है, जो कि हम पढ़ लेते हैं एक बार। यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज एंड द बाल्मर सीरीज। यानी कि रेडबर्ग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है स्पेक्ट्रल लाइन में पहले बाल्मर सीरीज में और फिर आपको लेमन सीरीज में पहले मेंबर का, राइट। याद रखना लेमन और बाल्मर के अंदर बहुत सारी सीरीजेस जो है कंटिन्यू होती है, तो हमें सिर्फ पहले मेंबर का निकालना है। ओके, जब पहले मेंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन के आता है। देखो, फर्स्ट मेंबर के केस में हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये बनेगा, जहाँ पे हम n1 की वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है n1, या फिर आप यूँ कह लो कि यहाँ पे होता है इनिशियल, यहाँ पे होता है फाइनल, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो बनेगी 1 और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2। ओके, ये है रेडबर्ग फॉर्मूला लेमन के केस में, फर्स्ट मेंबर के केस में। बाल्मर के केस में जो फर्स्ट मेंबर है वो शुरुआत कहाँ से करता है, 2 से करता है और फिर वो 3 तक 4 तक जहाँ मर्जी आप उसको लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो जनरल फॉर्मूला है उसके इस वाले सेक्शन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लेमन में 1 पुट करना है, बाल्मर में यहाँ पे 2 पुट करना है, राइट। तो ओवरऑल सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3r और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5r। ये बहुत अच्छा सवाल था, सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2014 का प्रश्न था ये। ओके, बढ़ते आगे और अगले सवाल को डिस्कस करते हैं, जहां आपसे पूछा हुआ है कि राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल विच कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फीचर्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यानी कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कौन से ऑब्जर्व्ड फीचर को एक्सप्लेन नहीं किया था। और आगे पूछा हुआ है कि हाउ वर दीज एक्सप्लेन्ड इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बोर ने फिर अपने हाइड्रोजन एटम के अंदर या फिर हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे जो मॉडल क्रिएट किया था वहां उन सारी बातों को कैसे एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपके दूसरे हिस्से में बोला हुआ है, इनफैक्ट इसी सवाल में आगे बोला हुआ है कि रेडबर्ग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप वेवलेंथ कैलकुलेट करो हाइड्रोजन अल्फा लाइन का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और उसको समझते हैं क्या सॉल्यूशन होने वाला है इसका। तो जब आप इसके सॉल्यूशन की बात करोगे तो देखो, रदरफोर्ड ने क्या कमी छोड़ दी थी अपने मॉडल के अंदर। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, वो लगातार स्पाइरल पाथ में मूव करता रहता है। अब इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, मगर ये चीज़ होती तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में तो गिरता नहीं है। तो यही फर्स्ट पॉइंट में समझाया गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एक्सेलरेशन गेन कर लेता है और उसके बाद वो होता ये है कि देयरफॉर इट वुड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, जैसा मैंने आपको समझाया, एज इट लूजेज इट्स एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी को फिर लूज कर देगा। ठीक है, एक तो ये कमी थी। दूसरी कमी ये थी, बोर्स मॉडल के थ्रू हम ये चीज़ समझते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो लगातार कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को एमिट करता है। उसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के अंदर वो रिवॉल्व करता है सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कोई भी एनर्जी को बिना रेडिएंट किए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये बातें किसने बताई थी? ये बात बताई थी नील बोर ने, लेकिन रदरफोर्ड ने ये सारी बातें नहीं बताई थी। और जो एनर्जी रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एमिट नहीं कर सकता या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मगर इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड टू एक्साइटेड और एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट पे जंप कराना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। राइट, अब हम बात करते हैं कि जब ये ऐसा कर लेगा, मान लो कि ग्राउंड टू एक्साइटेड और एक्साइटेड टू ग्राउंड में ये जंप कर लेगा, तो उस दौरान एनर्जी रेडिएट करेगा। अब जो एनर्जी रेडिएट होती है ना वो वेव्स की फॉर्म में होती है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो ये रेडबर्ग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। और एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा ही हुआ था यहाँ पे, तो आइए इस न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर ले, जहाँ पे आपको अगेन कैलकुलेट करना था वेवलेंथ, और सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है रेडबर्ग कांस्टेंट की, और हाइड्रोजन अल्फा लाइन के केस में आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है ना, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो आंसर ये निकल के आएगा कि 1/λ फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, उन्होंने अल्फा के केस में पूछा हुआ है, तो अल्फा के केस में जो शुरुआत होता है वो 2 से होता है और कहाँ तक जाता है? 3 तक जाता है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है और उसके बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 656.3 नैनोमीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पहुंचते हैं, जहां पे आपसे बोला हुआ है कि बोर पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है आपको रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो आइए रेडियस भी ऑब्टेन कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है, हमने अभी एक कंडीशन देखा था जहाँ पे हमने पता किया कि 2 तरीके के फोर्स लगते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है कूलम फोर्स। दोनों को आपने इक्वेट कराना है, यहाँ से आपने रेडियस निकाल लेनी है, रेडियस यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट, ओके। अब बोर का पोस्टुलेट यानी सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो mvr होता है यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकल के आएगा nh/2πmr। ठीक है, इस वेलोसिटी को आप सब्सटीट्यूट कर दो, मैंने सिखाया भी था, आप यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो। जब आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा
एफ साइलेंट नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने आज डिस्कस करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।